आज हम चालू करेंगे आपका चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड विल ट्राई टू सी द बेसिक थिंग्स ओवर हियर, राइट। कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। बायो में इनसाइड में से कितना आता है बेटा? इक्वल रहता है 11th 12th का इक्वल रहेगा वेटेज, राइट। तो उसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा। Assume that they are asking 45 क्वेश्चन फ्रॉम बायो, 12th वाले पार्ट में से 45 आप करेंगे 11th में से। डिफरेंस कभी होता भी है तो एक दो क्वेश्चन का होता है, वहां पे 44 पूछ लिया, यहाँ पे 46 कर लिया। सो बेसिकली यू हैव टू पे अटेंशन टू द बोथ द कंटेंट अच्छे से। इसलिए क्या क्या करो कि अपना जो 12th है वो करो ही, बट जो 11th पढ़ चुके उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, राइट। एंड तक वेट मत करना, बिकॉज जो तुम्हारा बेस्ट पॉसिबल बेट है वो ये कि तुम बायो में अच्छा स्कोर कर लो। सी, आप लोग पीसीबी के हैं, मैं पीसीबी का हूं, यू नो दैट फिजिक्स इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस यूजुअली, राइट। So that's why you have to ensure that कि आपके बायो में you should get a very good score so that उससे तुम compensate कर पाओगे फिजिक्स के अंदर एंड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। So that's the thing. So let me start the screen share and एक बार आपको screen share दिखेगा तो then just let me know once I will see the screen. Alright, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. Alright. So let's start with this chapter, principle of inheritance. Let's try to see the basic things over here, right? And then कल से इसको थोड़ा हम और build करेंगे। Now, आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा to have some understanding, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की, and I would say basics of genetics को हम यहाँ पे समझेंगे। तो जब मैं बात करता हूँ कि हम यहाँ पे जेनेटिक्स के बेसिक्स को यहाँ पे समझेंगे, तो let's see what we'll try to understand. हम यहाँ पे बात करते हैं, let's say we talk about a gene. जब भी आपके सामने टर्म आता है जीन, आप इसको दो तरीके से याद रख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन कैन बी कॉल्ड एज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ योर हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। तो बेसिकली है क्या, आपके पास जो जीन्स है, आपके जो डीएनए में जो आपके जो जीन्स हैं, वो आपके ऑफस्प्रिंग में आपके जाएंगे। ऑफस्प्रिंग के पास जो जीन्स होंगे वो दे विल गो इनटू द नेक्स्ट जनरेशन। सो जीन इज नथिंग बट माय यूनिट ऑफ हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ये आपका मूव होता है या पास होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर। अब इसमें एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि इसको मैं एक और तरीके से यहाँ पे बोल सकता हूँ, जीन कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माय फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज माय फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अगर मैं आपको यहाँ पे एक रैंडम पिक्चर बना के आपको यहाँ पे बताऊं, सो अज्यूम दैट यू हैव अ डीएनए ओवर हियर, अज्यूम दैट ये आपका डीएनए। डीएनए के अंदर आपको मिलेंगे अराउंड, यू गेट अ लार्ज नंबर ऑफ जीन्स आर सीन इन द डीएनए। सो अराउंड डीएनए के अंदर आपको मिलते देखने के अराउंड 30,000 जीन्स आर सीन। सो नंबर ऑफ जीन्स सीन इन द डीएनए आर वेरी हाई, ठीक है। और जीन्स क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो समझे यहाँ पे एक छोटा सा फ्रेगमेंट है आपका, यहाँ पे आपका एक फ्रेगमेंट है, यहाँ पे आपका फ्रेगमेंट है। सो दिस फ्रेगमेंट्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज अ जीन, राइट। एंड द क्वेश्चन इज कि यार ये जीन करते क्या है? अगर आपसे कोई उठ के पूछे कि आपसे कि यार ये जीन बेसिकली करता क्या है, व्हाई दिस इज जीन इज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई योर डीएनए इज इंपॉर्टेंट, व्हाई डीएनए इज कॉल्ड एज अ जेनेटिक मटेरियल। देखो आप ये चीज आप जानते हो कि डीएनए को बेसिकली आप बोलते हो यहाँ पे एज अ जेनेटिक मटेरियल। अब उसे जेनेटिक मटेरियल आप बोलते ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर आपको मिलते हैं देखने के लिए जीन्स। अब क्वेश्चन ये है कि यार जीन्स जो डीएनए पे लगे हुए हैं या इतने सारे जो जीन्स मेरे हैं वहां पे, वो करते क्या है? तो एक बेसिक आइडिया आप यहाँ पे याद रख सकते हो, genes are known to make proteins. Genes are known to make proteins. So they express themselves, ये अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं and then they make protein. या तुम सिंपली याद रख सकते हो यहाँ पे, they are known to make protein. तो आपके बॉडी में जो भी प्रोटीन बनता है, चाहे वो कोई एंजाइम हो, चाहे वो कोई हार्मोन हो, राइट, दे आर ऑल फॉर्म फ्रॉम अ जीन, दे आर ऑल गेटिंग फॉर्म फ्रॉम अ जीन। कोई ना कोई जीन होगा जो उसे बना रहा होगा, ठीक है। सो जीन्स आर गोइंग टू मेक अ प्रोटीन। आई विल गिव यू द एग्जांपल। आपका हेयर कलर है समझो ब्लैक। वो ब्लैक हेयर कलर का रीजन भी एक प्रोटीन ही है, और वो प्रोटीन आपका बना रहा है यहाँ पे जीन। दैट्स वन थिंग। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। आपके आइरिस का कलर जो जनरली ब्लैक रहता है, कुछ लोग का ब्राउन रहता है, कुछ लोग का ब्लू रहता है, ग्रीन रहता है, अगर आप फॉरेनर्स की बात करो। सो दैट कलर is also formed by the gene. That color is also something like
एक्सप्रेस बाय जीन, मतलब एक जीन होगा, वो एक प्रोटीन बनाएगा, उस प्रोटीन से ही वो आपका कलर आता है. सो दैट्स व्हाई वी से जीन्स आर वेरी एसेंशियल. आपका जो पूरा बॉडी का जो आपका लाइक स्ट्रक्चर है, राइट, दैट इज समथिंग गवर्न बाय द जीन्स. एंड दैट्स व्हाई वी से कि आपका जो डीएनए है, इट इज कॉल्ड, यू कॉल इट एज अ जेनेटिक मटेरियल. क्योंकि इसलिए आप अपने डीएनए को बोलते हैं यहाँ पे एज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज उसके पास जीन्स होते हैं, राइट. और यही जीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, राइट, एंड दे पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. ठीक है. अब एक चीज याद रखना, यहाँ पे हम टर्म यूज कर रहे हैं जीन, लेकिन पहले के टाइम पे ये टर्म नहीं था, ये नया टर्म है. पहले के टाइम पे जो टर्म यूज किया जा रहा था, या जो मेंडल ने यहाँ पे टर्म यूज हमें दिया था, दैट वाज माय फैक्टर. ये बात याद रख लेना कि जो मेंडल यहाँ पे जो टर्म यूज करते थे, या मेंडल जो टर्म यूज किया था, वो था फैक्टर. तो आगे जब आप देखोगे कुछ स्टेटमेंट्स, वहां पे आपको फैक्टर टर्म दिखेगा, तो याद रखना इट्स द सेम थिंग. फैक्टर एंड जीन इज द सेम थिंग. मेंडल ने टर्म यूज किया था फैक्टर, बट बाद में एक नया टर्म मिला था, एंड दैट वाज माय जीन. तो अगर आपको कोई पूछे यार जीन होते क्या, तो आप इतना बोल सकते हो, दिस इज नथिंग बट अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, एंड दिस फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए मेरा प्रोटीन कोड करता है. दिस इज समथिंग व्हिच इज नोन टू कोड अ प्रोटीन. दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स अ प्रोटीन, एंड दैट इज एसेंशियल, दैट इज सुपर एसेंशियल. आपकी बॉडी में लाइक प्रोटीन आर ऑलवेज, आपके स्किन के अंदर, हेयर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स, हार्मोन्स, दे आर ऑल प्रोटीन्स, एंड दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय जीन्स. सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इसलिए इनको समझना भी जरूरी है. इसलिए ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और अगर ये कर नहीं रहे अपना काम, तो क्या हो सकता है. दैट इज ऑल समथिंग विल अंडरस्टैंड इन द अपकमिंग चैप्टर. अगर आपका कोई जीन काम नहीं कर रहा, तो क्या दिक्कत आ सकती है. अगर आपका जीन हद से ज्यादा काम कर रहा है, देन आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है. सो दैट इज समथिंग आई विल ऑल सी ऑल दोस थिंग्स इन द कमिंग चैप्टर. ठीक है. सो दैट इज समथिंग विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, इतना स्लाइड आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आई विल बी आस्किंग यू, बार बार समझ आ रहा है नहीं आ रहा, देन अनम्यूट करके बोल देना कि समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा तो भी बता दो कि सर ये वाला स्टेटमेंट समझ नहीं आया. सो प्लीज रिपीट योरसेल्फ, प्लीज लेट मी नो दैट. ठीक है. अगर कोई चीज लग रही है ना कि यार ये समझ नहीं आ रही, या समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर, देन प्लीज इंटर करके बोल दो कि सर ये वाला पार्ट रिपीट कर दो. ठीक है. सो लेट्स सी सम ऑफ द टर्म्स ओवर हियर. नाउ अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा, उस एग्जांपल को आप फॉलो करिए. like something like hair color, then something like flower color, एक कोई plant का flower color, और height of a tree और height of a plant. ये जो सारे टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, they are nothing but my characters. ये जो चार पांच टर्म, तीन जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं, I can call them as a characters. इनको बोलूंगा यहाँ पे कैरेक्टर्स, राइट. जैसे हेयर कलर किसका अगर है, तो दैट्स अ कैरेक्टर. अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ योर कलर ऑफ आई और आयरिस कलर, सो दैट इज अ कैरेक्टर. अब जब मैं कह रहा हूँ कि ये सब कैरेक्टर है, तो इनके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं. अगर मैं हेयर कलर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो हेयर कलर समझो हमारे दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे. लेट्स अज्यूम ह्यूमंस के अंदर आपको यहाँ पे आपको दो टाइप मिल गए, या लेट्स सी यू हैव लाइक फॉर अ सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी यू हैव टू टाइप्स. एक आपका हेयर कलर है यहाँ पे आपका लेट्स से ब्लैक, और एक आपका यहाँ पे ब्राउन. तो मुझे यहाँ पे दो फॉर्म यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं. फ्लावर कलर के बारे में मैं यहाँ पे देखता हूँ एग्जांपल की. समझो आप एक प्लांट को स्टडी कर रहे हो, आप उसका एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, वो है आपका फ्लावर कलर, उसे आप स्टडी कर रहे हो, और आपको क्या पता चलता है कि उस प्लांट के अंदर आपको दो टाइप के कलर मिल रहे हैं. एक आपको मिल रहा है देखने के लिए ब्लू, और एक मिल रहा है आपको देखने के लिए आपको वहां पे ब्राउन, लेट्स से व्हाइट, बेटर कलर है वो. तो यहाँ पे इसके दो फॉर्म है, हेयर कलर के दो फॉर्म थे. हाइट का एग्जांपल लेते हैं. अगर आपको याद हो तो 10th में आपने पढ़ा था, मेंडल के कुछ काम आपने पढ़े थे 10th के अंदर. सो हाइट के बारे में मेंडल ने वहां पे बात किया था, ग्रेगर मेंडल ने बात किया था. सो ही वाज स्टडीइंग द पी प्लांट. वो पी प्लांट को वहां पे स्टडी कर रहे थे. तो उन्होंने बोला कि हाइट आपकी दो टाइप की होती है पी प्लांट के अंदर. एक होती है टॉल, एंड एक होती है यहाँ पे डॉर्फ या शॉर्ट, या डॉर्फ या शॉर्ट, व्हाटएवर यू कैन से, राइट. सो ये आपके दो फॉर्म है. These are your two forms. So what you will get to see ना, हर एक कैरेक्टर के कुछ फॉर्म्स आपको मिलेंगे देखने के लिए. फिलहाल हम दो फॉर्म यहाँ पे देख रहे हैं, बट यू कैन हैव समटाइम मोर देन टू फॉर्म एज वेल. ठीक है. तो यार इतना, these are my character and these are the different forms of the character. या different types of character, different alleles of character. So let's try to see them in a different ways. तो हम थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे. Let's try to see this. See. ये बताओ कि हम लोग डिप्लॉयड या हैप्लॉयड हैं. आर वी डिप्लॉयड और आर वी हैप्लॉयड?
Diploid. वेरी गुड, वी आर डिप्लॉयड। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास है क्रोमोसोम नंबर 2, उसकी एक और कॉपी आपके पास होगी, ठीक है। अगर आपके पास है क्रोमोसोम नंबर, रैंडम नंबर क्रोमोसोम नंबर 7, तो उसकी एक और कॉपी आपको उसके पास देखने के लिए आपको मिल जाएगी। ऐसे करते करते हुए यू विल हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ऐसे करते हुए आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, अगर लेट्स अज्यूम क्रोमोसोम 2 के ऊपर एक यहाँ पे जीन लगा हुआ है और ये जीन कंट्रोल करता है आपका हेयर कलर को। अज्यूम दैट क्रोमोसोम 2 पे आपका एक जीन लगा हुआ है एंड दिस जीन कंट्रोल योर हेयर कलर। तो उसी जीन का एग्जैक्ट कॉपी आपको इस क्रोमोसोम पे भी देखने के लिए मिलेगा। याद रखना, उसी जीन का एग्जैक्ट कॉपी उसको आपको दूसरे क्रोमोसोम पे भी देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखना कि समझो दिस इज अ जीन विच कंट्रोल्स योर हेयर कलर। ये आपका जीन है जो आपका हेयर कलर कंट्रोल करता है। तो आप क्लियरली कह सकते हो कि मुझे उसके दो फॉर्म देखने के लिए मिल जाए, एक फॉर्म एक क्रोमोसोम के ऊपर है और दूसरा फॉर्म दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है। सो दैट्स वन थिंग। सो यू गेट टू सी टू फॉर्म्स इन द डिप्लॉयड एनिमल्स। डिप्लॉयड एनिमल आपको दो फॉर्म आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। उसी तरीके से समझ लो कि आपका यू हैव अ जीन ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 और ये जीन कंट्रोल करता है आपके हाइट को। अज्यूम करते हैं ये जो आपका जीन है इट कंट्रोल्स द हाइट। सो हाइट कंट्रोल करने वाला जीन, मतलब हाइट आपका कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर को कंट्रोल करने का जो जीन है वो है क्रोमोसोम नंबर 4 के ऊपर। और इसके आपको दो फॉर्म देखने के लिए मिलेंगे। यू गेट टू सी टू फॉर्म्स ओवर हियर, राइट। एक तो कॉपी आपको मिल रही है और उसकी एक और कॉपी आपको मिलेगी आपके दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर। तो ये जो मेरे दो फॉर्म होते हैं, याद रखना, जब किसी कैरेक्टर के आपको अलग अलग फॉर्म मिलते हैं, आई कैन से व्हेन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर हैज different forms, when a character has different forms, those forms can be called as my alleles. उन फॉर्म्स को मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ एलील्स। यहाँ पे मैं टर्म यूज करूंगा दैट इज माय एलील्स। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे हेयर कलर की, तो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे मेरा एक है, मेरा यहाँ पे ब्लैक कलर का एलील लगा हुआ है और दूसरा मेरा यहाँ पे एलील लगा हुआ है मेरे ब्राउन कलर का। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पे दो एलील लगे हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास दो एलील है। सो दो एलील या फिर सेम हो सकते हैं या फिर अलग हो सकते हैं, बट याद रखना यू विल गेट टू सी two forms in the diploid organisms. In the diploid organism you will get to see at least two alleles will be seen over there. So for example, आप यहाँ पे देखो, let's have attention over here. तो मेरा कैरेक्टर यहाँ पे था मेरा हेयर कलर और उसके मुझे यहाँ पे दो फॉर्म देखने के लिए मिल जाए, एक है ब्लैक एक है ब्राउन। सो आई कैन वेरी क्लियरली से these are the example of two different alleles. ये मेरे दो अलग अलग एलील मेरे यहाँ पे हैं। These are the example of my alleles. उसी तरीके से फ्लावर कलर में मुझे यहाँ पे दो फॉर्म दिख रहे हैं, एक है व्हाइट एक है ब्राउन। So this also becomes example of my alleles. So these are also my two alleles over here. And same thing goes for my short and dwarf kind of height. Short and dwarf are my two alleles of my height plant. तो ये मेरे दो यहाँ पे फॉर्म मुझे मिल रहे हैं मेरे यहाँ पे एक पर्टिकुलर जीन के, राइट। और जो दोनों फॉर्म है I can also call them as another term as your allele. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हर एक जीन के आपको अलग अलग फॉर्म देखने के लिए मिल सकते हैं। हर एक जीन के आपको अलग अलग फॉर्म देखने को मिल सकते हैं और उन फॉर्म को हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ एलील। यू कॉल देम एज अ एलील। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो या कुछ समझ नहीं आ रहा देन प्लीज इंटरप्ट एंड लेट मी नो कि वो वाला पार्ट आपको समझ नहीं आ रहा। सो सिंगल कैरेक्टर और सिंगल जीन विल हैव डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। जैसे आपको यहाँ पे दो एग्जांपल हमने यहाँ पे देखे, सो द अदर एग्जांपल ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड यू कॉल देम एज एलील्स। इनको आप कह सकते हो एज एलील्स, एलील फॉर द पर्टिकुलर जीन, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द स्टेटमेंट ओवर हियर। फैक्टर्स, यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर। सो फैक्टर एक प्रिमिटिव टर्म है, राइट, जो हम देखेंगे कि मेंडल ने ये टर्म यूज किया था, बट अभी के टाइम पे जो आप टर्म यूज करते हो दैट इज गोइंग टू बी योर जीन। Apparently the term जो हम अभी फिलहाल यूज करते हैं मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर दैट इज गोइंग टू बी योर जीन, बट फैक्टर पहले टर्म यूज किया था तो याद रखना इट्स द सेम थिंग, इट्स अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर इनहेरिटेंस। यही तो आपका पास होता है, यही तो आपका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास होता है, राइट। दैट इज हाउ पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो दैट इज गोइंग टू बी योर फैक्टर। एलील क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन।
alternate form of a gene which are located on the same position of a homologous chromosome, which are located on the same position of the homologous chromosome. That is called as my allele. उसको हम यहाँ बोलेंगे as allele. तो यहाँ पे आप इसे देख सकते हो. These are the example of my homologous chromosome. These are the example of your homologous chromosome. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों मेरे हैं यहाँ पे homologous chromosome. ठीक है. तो जो एलील होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे आपको मिलेगा और वो लाइक सेम पोजीशन में मिलेगा. हाँ बेटा बताइए. बोलिए. सर रिपीट कर दो. हाँ, तो इसमें है क्या, अगर हम बात करते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, राइट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एलील इज अ अल्टरनेट फॉर्म ऑफ माय जीन. तो एक जीन के जो अलग अलग फॉर्म आपको मिलते हैं ना, जैसे देखो हमने देखा हेयर कलर के अलग अलग फॉर्म मुझे यहाँ पे मिल जाए, ब्लैक मिल जाए, ब्राउन मिल जाए, सो आई कैन कॉल देम एज अ एलील. अगर यहाँ पे एक और होता ना, समझो ग्रे, तो भी वो एलील कहलाता. राइट. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज माय एलील. राइट. ह्यूमंस के अंदर सर होता है. बोलो क्लियरली बोलो. हाँ, आवाज कट रही है आपकी. चलो पूछना, बाद में पूछना. ठीक है. फ्लावर पे. हाँ बोलो. सर मतलब सर जो एलील्स होंगे सर वो सिंपल हेयर कलर के अलग होंगे और फ्लावर्स कलर के अलग होंगे. हाँ बिल्कुल आपके अलग रहेंगे. आप सोचो आपके पास 30,000 जीन्स हैं. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो हर एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. तो जो कैरेक्टर आपके आई के कलर को कंट्रोल कर रहा है, राइट, वो जीन कोई और काम नहीं कर रहा होगा. वो जीन लाइक देयर विल बी वन जीन फॉर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर. हाँ, कुछ जीन आपके होते हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, बट जनरली अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक जीन है जो आपके अंदर बनाता है एंजाइम ट्रिप्सिन. ट्रिप्सिन आपने नाम सुना होगा, वो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम होता है. आपने पढ़ा होगा चैप्टर 16 के अंदर, 11 के अंदर. सो दैट जीन विल मेक द सेम ट्रिप्सिन एंजाइम. दैट्स इट. वो और कुछ नहीं करेगा. समझो अगर एक जीन है जो आपका, लेट्स से, आपका स्किन कलर कंट्रोल करे. स्किन कलर वोंट बी अ राइट एग्जांपल. लेट्स से एक जीन है जो रैबिट का फर होता है उसका कलर कंट्रोल करता है. तो उसके आपके अलग अलग फॉर्म मिल सकते हैं. व्हाइट मिल सकता है, ब्राउन मिल सकता है, ब्लैक मिल सकता है, ग्रे मिल सकता है. राइट. So single character can have multiple forms, and when they have multiple forms, you call them as a alleles. You are going to call them as a alleles. ठीक है. समझ आ रहा है ये वाला पार्ट? समझ आ रहा है आप सबको यहाँ पे? Is this part clear to all of you? Yes sir. Yes sir. ठीक है. Yes sir. अगर नहीं आए तो प्लीज बता देना कि नहीं आ रहा. ठीक है. और लग रहा है ना कि अगर क्लास स्पीड में जा रही है, even then let me know. See, the idea is आज के क्लास में we have to get the basics clear. अगर बेसिक क्लियर रहता है देन चीजें आगे बिल्ड करना बहुत आसान होगा. And you will be able to do things all by yourself. It becomes a walk in a park for you. अगर आप बेसिक चीजें यहाँ पे क्लियर रहती है तो. ठीक है. तो टॉल शॉर्ट हमने यहाँ पे देख लिया. अच्छा, आप यहाँ पे आपने डेफिनेशन देखी कि you can have different form of a gene. That is called as my allele. Right? तो अब मुझे आप यहाँ पे बताना. Let me write down something over here. Right? Let's say you have a seed shape. Right? सीड शेप आपका यहाँ पे, और इसके मुझे यहाँ पे मिल रहे कुछ टाइप्स. एक प्लांट है, समझो मेरा एक प्लांट है, कोई तो भी प्लांट है. प्लांट का नाम है लाइक लेट्स से यू हैव अ XYZ प्लांट. कोई भी एक प्लांट है यहाँ पे आपका. उसके आप सीड शेप को आप स्टडी कर रहे हो. उसका एक कैरेक्टर है सीड शेप, उसे आप स्टडी कर रहे हो. उसमें आपको मिल रहा है आपका राउंड, देन यू कैन हैव wrinkled, देन आपको मिल रहा है रेक्टेंगुलर. ये आपको 3 टर्म्स मैंने आपको लिख के दिया. मतलब आपका एक सीड होता है, एक प्लांट है, उसमें सीड आपको 3 अलग अलग टाइप के आपको मिल सकते हैं. किसी में राउंड मिल सकता है, किसी में रिंकल मिल सकता है, किसी में रेक्टेंगुलर मिल सकता है. राइट. तो सीड में आपको यहाँ पे 3 आपको यहाँ पे टाइप्स आपको मिल जाए. तो आप बताओ इस स्लाइड के ऊपर कैरेक्टर क्या है? सीड शेप है या ये सब है कैरेक्टर? व्हाट इज द कैरेक्टर ओवर हियर? सीड शेप. सीड शेप इज माय कैरेक्टर. ठीक है. और इस कैरेक्टर को मेरा कंट्रोल करेगा मेरा यहाँ पे एक कोई ना कोई जीन करेगा कंट्रोल. यहाँ पे यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ जीन इन द प्लांट. कोई ना कोई जीन होगा और वो जीन इस कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा होगा. अब आप बताओ वो जीन के मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे 3 फॉर्म मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है. गेट टू सी 3 फॉर्म्स ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन. राइट. तो ये जो मेरे 3 फॉर्म है, इनके लिए मैं जेनेटिक लैंग्वेज में कौन सा टर्म यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? एलील. एलील.
दैट इज द टर्म आई विल बी यूजिंग ओवर हियर. तो जीन क्ले में यहाँ पे जो टर्म इसको, सो आई विल गेट लाइक इसके 3 एलील मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिले. नेचर में XYZ प्लांट के मुझे 3 एलील देखने के लिए मिल जाए, बट क्योंकि प्लांट मेरा डिप्लॉयड है एट अ टाइम उसमें 2 ही एलील होंगे, राइट. आपको मैक्स 2 ही वहां पे एलील देखने के लिए मिल सके बिकॉज वो डिप्लॉयड प्लांट है. बट नेचर में आपको मिल जाए 3 एलील देखने के लिए. सो याद रखना दिस इज गोइंग टू बी अ एलील. सो डिफरेंट फॉर्म्स आर गोइंग टू कॉल्ड एज माय एलील. ये टर्म मैं बार-बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आपकी कई सारी स्टोरीज पे डिपेंडेंट करती है इसलिए. ठीक है. Now let's talk about. I hope allele term is clear to all of you. Allele term आप सबको यहाँ पे clear है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Now let's try to see one more thing in this. Let's try to talk about the role of Gregor Mendel. Mendel का यहाँ पे हम थोड़ा सा काम देखते हैं और उनको समझते हैं कि उनका contribution क्या था. So इतना तो आप जानते हो that Gregor Mendel was a father of genetics. He was Yes. a father of genetics. That is something you know. हमें इसके अलावा थोड़ी सी उनके बारे में information और समझनी पड़ेगी. एक चीज हम जानते हैं कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे. उसके अलावा एक और चीज आप जानते हो दैट ही वाज अ मॉन्क. ही वाज अ मॉन्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया. ठीक है. ही वाज अ मॉन्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया जिन्होंने काफी एक्सटेंसिव स्टडी किया था पी प्लांट के ऊपर. सो ये उनका लाइफ स्पैन है 1822 से लेकर 1884 तक. एंड ही स्टार्टेड हिज हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ हेरिडिटी ऑफ पी प्लांट. दैट वन पाइसियम सेटेवन पे उन्होंने काम करना चालू किया जो उन्होंने काफी एक्सटेंसिवली वहां पे काम किया था. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इन्होंने जो एक्सटेंसिव यहाँ पे काम किया था वो कितने टाइम के लिए किया था. तो याद रखना he did his work for around 7 years. He did the experiment for 7 years. याद रखना ये जो टाइम ड्यूरेशन था ये कोई 1-2 महीने का काम नहीं था. उसने इनहेरिटेंस समझा पी प्लांट के अंदर फॉर एटलीस्ट 7 years. 7 साल तक उन्होंने उसके ऊपर काम किया टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस. दैट वाज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट. Now, his experiment work continued on pea plant till 1863. याद रखना काम चालू किया था 1856 के अंदर और काम खत्म किया या काम उनका चला था अराउंड 1863 तक. So it was a very extensive work. अगर आप इतना डिटेल में या इतने साल तक अगर आप काम कर रहे हो ना तो इसका पता है एक चीज तो क्या होती है यहाँ पे. एक चीज कंफर्म क्या होती है that you will have huge amount of data. Huge amount of data. I think that is very understandable. अगर आप साल में एक बार कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाके डेटा इकट्ठा कर रहे हो और अगर आप हफ्ते में 2 बार जाके डेटा इकट्ठा कर रहे हो then obviously the amount of data, the amount of sample you will have will be very high. वही चीज ग्रेगर मेंडल के पास थी. याद रखिएगा ग्रेगर मेंडल ने जो 7 साल काम किया था उसके वजह से उनके पास जो सैंपल साइज था वो बहुत बड़ा था. एंड क्योंकि इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा था इसलिए जब इनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया he was given the like tag of father of genetics because it was an immense amount of work he did जो बहुत ज्यादा था. So that is one thing you have to know. इनका डेटा बहुत ज्यादा था. ये चीज याद रखना. Now after that ग्रेगर मेंडल ने एक पेपर पब्लिश किया था. ही एक्चुअली जब उन्होंने अपना काम किया तो उन्होंने उसका काम करने के बाद एक रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया. उसका नाम क्या था याद रखना. द नेम वाज एक्सपेरिमेंट इन प्लांट hybridization. That was published in the journal. ये चीज याद रख लेना that he actually published a paper and that paper was called as my experiment in plant hybridization. अब आगे बढ़ने के पहले बस आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा. Then we can like we'll have to wrap up, but I'll tell you one thing over here. That जब इन्होंने ये पेपर पब्लिश किया उसके बाद उनको ज्यादा रिकग्नाइजेशन नहीं मिला. इनको जितना मिलना चाहिए था उतना उनको लाइक पॉपुलैरिटी या जिसे हम कहते हैं रिकग्नाइजेशन उनको वहाँ पे मिला नहीं. So that is one thing which actually happened with him. कि उन्हें वो नहीं मिला, right? उसके कई सारे रीजंस थे. रीजंस हम बाद में देखेंगे बट याद रखना कि उन्हें वो नहीं मिला. उनके डेथ के बाद उनके काम को जाना गया. तो याद रखना जब उन्होंने अपना काम किया था तब तो उन्हें किसी ने पूछा नहीं या उनके काम को किसी ने सराहया नहीं. बट ही डाइड इन द ईयर ऑफ 1884 और उनको उनके काम के लिए कोई भी क्रेडिट यहाँ पे नहीं मिला. He got no credit for his work. But after 16 years in the year of 1900 उनके काम को वापस डिस्कवर किया गया. उनके काम को वापस से रीडिस्कवर किया गया और जब उनके काम को रीडिस्कवर किया गया तब पता चला कि जो भी ग्रेगर मेंडल कह रहे थे वो बिल्कुल सही था. Whatever he was saying was very true. और ग्रेगर मेंडल अपने टाइम से बहुत आगे की बातें कर रहे थे जो बहुत सही थी. And later on they were able to give him a tag of father of genetics. तो जब वो जिंदा थे तब तो उनको रिकग्नाइजेशन मिला नहीं. But after his death his work was rediscovered after 16 years. And then he was like given this tag of father of genetics.
हम ये चीज भी बाद में समझेंगे कि उनके काम को क्यों इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली एंड व्हाई ही वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द फील्ड ऑफ दिस जेनेटिक्स। एक में रीजन आपको बता सकता हूँ, एक में रीजन बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा फिलहाल यहाँ पे बिकॉज वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट। एक रीजन यहाँ पे ये था, ग्रेगर मेंडल वाज यूजिंग स्टैटिस्टिक्स इन योर रिसर्च। वो अपना जो बायोलॉजी का जो ये जो रिसर्च जो अपने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे यूज कर रहे थे उसके अंदर वो स्टैटिस्टिक्स यूज करते थे, मतलब ही वाज यूजिंग मैथमेटिक्स, वो मैथ्स यहाँ पे यूज कर रहे थे। वो टाइम पे मैथ्स यूज नहीं किया जाता था। जब भी कोई बायोलॉजी रिसर्च होता था या बायोलॉजी के ऊपर कोई रिसर्च होता था तो याद रखना उसमें मैथ्स कोई तो वो टाइम पे यूज नहीं करता था। सो जब इन्होंने मैथ्स और स्टैट्स यूज किया था अपने काम के ऊपर तो लोगों ने उस काम को एक्सेप्ट नहीं किया। पीपल लाइक यार ये तो किसी ने किया है नहीं, पता नहीं आप ये क्यों ही कर रहे हो, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। सो हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वन ऑफ द रीजन वाज ही वाज यूजिंग स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स। ही वाज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, वो अपने टाइम से बहुत आगे का कर रहे थे। क्योंकि आज की डेट में अगर आप कोई आर्टिकल निकाल के पढ़ते हो ना, रिसर्च आर्टिकल, हर एक आर्टिकल के अंदर मैथ्स और स्टैट्स यूज किया जाता है। बट जब वो यूज कर रहे थे तब उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला क्योंकि वो टाइम पे सिर्फ वही कर रहे थे और कोई भी वो टाइम पे करता नहीं था मैथ्स और स्टैट्स यूज। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन। एक रीजन ये भी था कि वो टाइम पे आपके एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन। किसको मालूम उन्होंने बुक कौन सी लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक? 10th में पढ़ा होगा। चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी, शायद अब याद आएगा। ओरिजिन था उसका, स्टार्टिंग का नाम था ओरिजिन, इनिशियल्स और ओरिजिन। Origin of life. ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना? ये लिखी थी उन्होंने। यस सर। ये जब बुक लिखी थी उन्होंने तो पूरे दुनिया का ध्यान उस बुक के ऊपर था। सो बेसिकली इनका बुक का पब्लिकेशन जब हुआ था और इनका रिसर्च आर्टिकल जब निकला था वो काफी सेम टाइम पे निकला था। तो पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी वाज लुकिंग एट द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो उनके काम की तरफ किसी का ध्यान दिया भी नहीं, और जितना दिया दे वर लाइक इट इज नॉट रेलेवेंट, द वर्क इज नॉट रेलेवेंट, दैट्स व्हाट दे डिड। दैट वाज ऐसा, लाइक मेनी पीपल बिलीव दैट एंड इट इज वेरी ट्रू कि दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट पीपल वर लुकिंग इनटू ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एज वन ऑफ द न्यू, बिकॉज यहाँ पे आपको इवोल्यूशन की थ्योरीज मिली थी and people were more like focused in this particular research work done by Darwin. So ये भी एक reason था वहाँ पे, but we'll see other reasons over here with the course of time. So basically आज की क्लास में हमने कुछ ज़्यादा देखा नहीं है. We have just seen what is my alleles and what is the characters. We have just seen some very basic things right now. ठीक है? क्योंकि हमारा पहला क्लास है इसलिए I'm not pushing you into something very difficult. Before we wrap up, I just want to know few things from your end so that yeah, we can continue with this later. Okay, so first of all, tell me, all of you,